नमस्कार दोस्तों, मैं यशवीर चौहान एग्जाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक हम नए विषय के साथ, जो विषय विद्यार्थियों को एक बहुत कठिन विषय लगता है और कल एनटीपीसी की परीक्षा में इस विषय से कम 6-7 क्वेश्चन आए हैं। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई में भी इस विषय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में इस विषय से लगातार इस विषय का वेटेज बढ़ रहा है। इस विषय पर विद्यार्थियों की जो पकड़ है काफ़ी कमज़ोर है। विद्यार्थी लोग इस विषय को रटते ज़्यादा हैं और समझते कम हैं। तो आइए इस कठिन विषय को आसान किस तरीके से बनाया जाए। शुरुआत करते हैं। इस विषय का नाम है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, देखिए, व्यवस्था के इकोनॉमिक व्यवस्था के ये दो पहलू होते हैं। एक अर्थशास्त्र है और दूसरी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो प्राचीन इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। और यदि हम अर्थशास्त्र के जनक की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। लेकिन वर्तमान मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उन्हें हम एडम स्मिथ कहा जाता है। एडम स्मिथ कहा जाता है। देखिए, एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है वो तो एक इकोनॉमिकल है, वो तो एक इकोनॉमिक्स है। यदि हम चाणक्य की बात करें तो उनके अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, अर्थात उनके जो अर्थशास्त्र है वो एक राजनीतिक अर्थशास्त्र है, वो राजनीतिक से संबंधित है। खैर चलो, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन थे, इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक, थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको ऐसे ही बोल रहा हूं, एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक में पैसे के मतलब किसी रुपए का अथवा किसी धन का अथवा किसी पैसे के बेहतर उपयोग, पैसे के बेहतर प्रबंधन, पैसे का बेहतर विनिमय के नियम लागू होते हैं या के नियम लिखे हुए होते हैं या उसके नियमों की एक व्याख्या होती है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सही मायने में विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, मतलब एक थ्योरी है। एक थ्योरी है, अर्थशास्त्र एक थ्योरी है। या मैं ये बोल दूं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी बुक है, ऐसा पुस्तक है या एक ऐसा लिखित सार है कि जिसके अंतर्गत पैसे के बेहतर विनिमय, पैसे के बेहतर प्रबंधन के नियम इसमें लिखे हुए हैं। इन्हीं सिद्धांतों को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट समझाऊंगा। इन परिभाषाओं को, परिभाषा आती नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक समझ होनी चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों को यदि व्यवहार में लागू कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है ये, इन्हीं सिद्धांतों को यदि हम व्यवहार में लागू कर दें या प्रैक्टिकल में लागू कर दें या अपने दैनिक जीवन में लागू कर दें, इसी को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं।
अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहारवादी पक्ष है, ये समझ सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप लोग उतार लें। तो चलिए आज हम आपको जो कंपटीशन के लिहाज से आज हम आपको अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के माध्यम से किसी राष्ट्र की इकोनॉमिक व्यवस्था चल रही है। अर्थव्यवस्था के पिलर की बात करें, अर्थव्यवस्था के पिलर की बात करें तो इस व्यवस्था के 3 पिलर होते हैं। देखिए मैं एनसीईआरटी के लिहाज से पढ़ा रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स, पहली क्लास है मेरी, और जब मैं एनसीईआरटी पूरा करा दूंगा 15-20 लेक्चर है, उसके बाद में एडवांस इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। पहले हम इसका फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के 3 पिलर होते हैं, 1, 2 और 3। 3 पिलर से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। पहला जो पिलर होता है आर्थिक सेवा, साथ के साथ उतारते रहना। पहला पिलर आर्थिक सेवा, आर्थिक वस्तु पहला ये पिलर है अर्थव्यवस्था का। दूसरा जो पिलर है आर्थिक क्रिया, बहुत अच्छी बात है ये, आर्थिक क्रिया, आर्थिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी एक्टिविटीज। तीसरा जो पिलर है हमारा आर्थिक यूनिट, आर्थिक इकाई, ये हमारा पिलर है आर्थिक इकाई, ये हमारा पिलर है। विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था के 3 पिलर मैंने आपको बताए, बिल्कुल एनसीईआरटी कक्षा 7-8 की किताब पढ़ा रहा हूं। 3 पिलर हैं आर्थिक सेवा, आर्थिक वस्तु, आर्थिक क्रिया, आर्थिक इकाई। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता, देखिए सबसे पहले हम आर्थिक शब्द तो इन तीनों पिलर में कॉमन है ना, तो इन तीनों पिलर में आर्थिक शब्द पर थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए आर्थिक है क्या? आर्थिक शब्द का मतलब है या आर्थिक सेवा का मतलब है, आर्थिक क्रिया का मतलब है, आर्थिक इकाई का मतलब है, कहीं ना कहीं आर्थिक का मतलब यह होता है कि ऐसी सेवा, ऐसी वस्तु या ऐसी क्रिया या ऐसी यूनिट जो भारत की अथवा किसी राष्ट्र की जीडीपी अथवा किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देती हो, उसे हम आर्थिक वर्ड इसलिए लगाते हैं। कैसे? यदि हम आर्थिक सेवा की बात करें तो ऐसी सेवा जिस सेवा से हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े, जैसे यदि मैं किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता हूं तो यहां पर मेरी एक आर्थिक सेवा हो रही है, वो होटल वाला मेरी आर्थिक सेवा कर रहा है, मैं उसको पे कर रहा हूं। यदि मैं आर्थिक वस्तु की बात करूं, कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसी सेवा अथवा ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए कोई कीमत अदा करी हो, जिसको प्राप्त करने के लिए हमने कोई कीमत दी हो, किसी को पैसे, या ऐसा मान सकते हैं कि कोई चार्जेबल हो, किसी को हमने चार्ज दिया हो, मतलब पैसे दिए हो, इसे ही हम आर्थिक शब्द बोलते हैं। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाए कि घर में खाना खाने से, घर में हमने जब खाना खाया तो वो क्या वो जीडीपी में जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। होटल में खाना खाने से वो जीडीपी में जुड़ेगा। हम घर काम करते हैं तब वो हमारा जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। कंपनी में काम करते तो वो जीडीपी में जुड़ेगा। कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसके करने से हमारी जीडीपी, जीएनपी या राष्ट्रीय आय में कुछ योगदान होता है, उसे ही हम आर्थिक वर्ड से डोनेट करते हैं। अब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की 3 पिलरों की मैं बात कर लेता हूं। आर्थिक इकाई का मतलब है यूनिट। यूनिट का मतलब मैं मोटे तौर पर मैं ये बोलूं, इसका मतलब एक कंपनी मान सकते हैं,
कि आर्थिक इकाई करने वाली कंपनी या आर्थिक यूनिट आर्थिक क्रिया करके, आर्थिक यूनिट आर्थिक क्रिया करके आर्थिक सेवा एवं वस्तु का उत्पादन करती हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, जरा देख लेना। आर्थिक इकाई का मतलब है ऐसी कंपनी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई आर्थिक क्रिया करके किसी आर्थिक सेवा एवं आर्थिक वस्तु का उत्पादन करती, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल सी बात है। आर्थिक इकाई का मतलब यूनिट है, कोई ऐसी कंपनी है कि जो ऑथराइज हो, जो भारत सरकार के ऑथराइज हो और आर्थिक यूनिट कर रही है। ओके, इसे आप थोड़ा सा उतार लें और मुझे आशा है कि आपने उतार लिया होगा। एक शब्द और आपके समझ में यहां पर आया नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा एक शब्द मैं आपको और समझा देता हूं। आर्थिक सेवा और आर्थिक वस्तु इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सेवा किसे कहते हैं? देखिए, सेवा ये मान सकते हैं कि ये हिडन होती है, ये छिपी हुई होती है, हमें दिखाई नहीं देती। या ऐसे मान सकते हैं कि अनविजुअल होती है, ये विजुअल होती है। सेवा में जैसे कि यदि हम बात करें कि जैसे होटल है, होटल में हम लोग जाते हैं तो वो भी एक सेवा है। या इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि कोई परिवहन है तो उसमें भी एक सेवा हो रही है। या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि कोई पढ़ाई करने जा रहा तो वो भी एक सेवा है। या मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि साहब दूर संचार है तो ये भी एक सेवा है। कहने का मतलब ये होता है कि सेवा उसे कहते हैं कि जिसके बदले में हमने कुछ दे दिया लेकिन डायरेक्टली रूप से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके बदले हमें केवल सर्विस प्राप्त हुई है। और वस्तु तो हमें दिखाई देती है, तो यही वस्तु और सेवा में थोड़ा सा डिफरेंस सीख लिया। अब देखिए, इसी में एक पॉइंट होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत करने वाले फैक्टर, करने वाले कारक। अब देखिए, वस्तु की कीमत करने वाले कारक मतलब वस्तु का जो प्राइस होता है, इसमें क्या होता है कि वस्तु की जो कीमत तय होती है वो किस प्रकार से तय होती है, थोड़ा सा इसे भी देख लें। वस्तु की कोई भी कीमत तब तय होती है जब किसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में क्या होती है, जब किसी वस्तु की अर्थव्यवस्था में क्या होती है, यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। बिना उपयोगिता के किसी वस्तु को कोई भी बिना उपयोगिता की कोई वस्तु खरीदी नहीं जाएगी, और जब खरीदी नहीं जाएगी तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु बिना उपयोगिता के, मतलब जिस वस्तु की कोई उपयोगिता होती है उसी की कोई कीमत होती है, बिना उपयोगिता के कोई कीमत नहीं होती। मतलब ये कह दे साफ साफ कि कीमत को निर्धारित करने वाले फैक्टरों में एक उपयोगिता भी अपना एक स्थान रखती है। यूटिलिटी, वस्तु की उपयोगिता। एक होती है दुर्बलता या कमी। ये दुर्बलता और कमी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने में एक विशेष योगदान देती है। कैसे? दुर्बलता मतलब कमी, स्कार्सिटी, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कार्सिटी। प्रकृति में कुछ वस्तुएं कमी होने के बावजूद भी उनकी बेस प्राइस बहुत ऊंची होती है। कैसे? जैसे यदि सोना है, चांदी है, हीरा है, तो ये उपयोगिता इनकी है लेकिन कमी भी है और इनका बेस प्राइस बहुत है। तो कमी होने के साथ साथ, स्कार्सिटी होने के साथ साथ भी इनकी कीमतें बहुत होती हैं। तो एक स्कार्सिटी भी है, एक फैक्टर कीमत। वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाला एक लास्ट का और अंतिम फैक्टर ये है बाजार।
बाजार। बहुत बढ़िया फैक्टर है ये बाजार, क्योंकि बिना बाजार के कोई वस्तु बिकेगी नहीं। एक ऐसा स्थान जहां क्रय और विक्रय, मेरी बात थोड़ा ध्यान दें, एक ऐसा स्थान जहां क्रय और विक्रय एकत्रित होते हो, एक ऐसा बिंदु जहां क्रय और विक्रय एकत्रित होते हैं, संगठित होते हो, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? बाजार बोल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं। यह एक ऐसा स्थान जहां क्रय विक्रय की सोच मिलती हो, उसे तो हम मार्केट बोल रहे हैं। मार्केट की परिभाषा यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वस्तु की कीमत किस प्रकार से होती है? पहला फैक्टर इसका उपयोगिता, यूटिलिटी। जब तक किसी वस्तु की कोई उपयोगिता अर्थव्यवस्था में नहीं होगी तब तक उसकी कीमत नहीं होगी, और जब जिस वस्तु की अर्थव्यवस्था में उपयोगिता होगी तभी उसकी कीमत होगी। अर्थात उपयोगिता के अनुसार ही वस्तु की कीमत तय होती है। स्कार्सिटी मैंने आपको बता ही दिया। बाजार को अब मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि बाजार में जाकर के वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। जरा इनको उतार लो आप लोग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु की कीमत करने वाले या वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाले कारकों में से कौन शामिल नहीं है? तो उपयोगिता शामिल है, दुर्लभता शामिल है, बाजार शामिल है, तो चौथा ऑप्शन कोई दे देगा। तो ये एनसीईआरटी का अर्थव्यवस्था है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपीपी, अब दिल्ली पुलिस में, एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को यह पता नहीं होता है कि कहां से क्वेश्चन किस प्रकार से करें। तुक्का मारते हैं और गलत क्वेश्चन चला जाता है। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स है। जरा बाजार को देख लें। बाजार, देखिए मित्रों, मैंने अभी तीसरा फैक्टर आपको बाजार बताया था। बाजार में भी क्या हुआ? बाजार किसे कहते हैं? जहां पर वस्तु बिकती है, अर्थात जहां पर वस्तु की कोई कीमत होती है। और तीसरी डेफिनेशन में मैं बता रहा हूं, ऐसा स्थान जहां पर क्रय या ऐसा स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता कंजेस्ट करते हैं, क्रेता और विक्रेता की सोच मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। जरा देखिए, बाजार के भी दो फैक्टर होते हैं। देखिए विद्यार्थी, बाजार में किसी वस्तु की जब तक डिमांड नहीं होगी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और डिमांड तय कौन करता है? जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मांग होती कहां पर है? बाजार में। और मांग तय कौन करता है? मांग को क्रिएट कौन करता है? मांग को सृजित कौन करता है? मांग को सृजित करता है क्रेता। क्रेता का मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि बायर, खरीदने वाला। बायर मतलब खरीदने वाला, क्रेता ये बायर है। मांग का मतलब है डिमांड, मांगना, डिमांड करना, वस्तु की डिमांड करना। और डिमांड करता कौन है? क्रेता। क्रेता कौन है? बायर, खरीदने वाला। अब मैं बताऊंगा यहां से क्वेश्चन कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक होती है पूर्ति, एक होती है पूर्ति अथवा आपूर्ति, कोई दिक्कत नहीं है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं, मैं उसको बाद में बताऊंगा। एक होती है पूर्ति, जिसको हम सप्लाई बोलते हैं। अब जरा ये देखिए, पूर्ति कौन करता है? इन दोनों शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था आपकी मुट्ठी में हो जाएगी यदि दोनों वर्ड आपने समझ लिए। एक होती है मांग, एक होती है आपूर्ति, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। मांग को क्रिएट कौन करता है? क्रिएट का मतलब मांग, मांगता कौन है? सृजित कौन करता है? क्रेता। और क्रेता कौन है? बायर, मतलब हम वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हम मांग क्रिएट कर रहे हैं। पूर्ति, पूर्ति कौन क्रिएट करता है? पूर्ति को कौन कर रहा है? अर्थव्यवस्था में आपूर्ति कौन करता है वस्तु की? तो ये विक्रेता, ये करता है विक्रेता अर्थात दुकानदार। इसे मैं सेलर बोलता हूं। तो नंबर 1 का क्वेश्चन तो ये हुआ ना, मांग को सृजित कौन करता है? ऑप्शन ए क्रेता, ऑप्शन बी विक्रेता, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मांग को क्रिएट कौन करता है? क्रेता करता है। क्लियर? पहले नंबर का क्वेश्चन है। पूर्ति को क्रिएट कौन करता है? सृजित कौन करता है? ये विक्रेता करता है। अब जरा देखिए, यही लास्ट में क्या होगा? मांग और आपूर्ति
इसको मैं थोड़ा सा आपूर्ति लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मांग और आपूर्ति जहां कंजेस्टेड कर जाए, जिस क्षेत्र में कंजेस्टेड कर जाए, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, बाजार बोलते हैं। थोड़ा इस पे जरूर ध्यान दे लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से कई बार आया है। मांग किसके एंड पर होती है, क्रेता के एंड पर होती है, क्रेता के एंड पर होती है, सॉरी हैंड पर होती है, ये क्रेता के हाथ में होती है। और आपूर्ति किसके हाथ में होती है, ये विक्रेता के हाथ में होती है। अब ये बाजार है, मांग शब्द आ जाए क्रेता, आपूर्ति आ जाए विक्रेता। जरा आगे की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। आगे की चर्चा यदि हम करें तो आगे की इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है नया। विद्यार्थियों, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसे और सीख लो। नीड और डिजायर, मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूं, आवश्यकता, आवश्यकता, और दूसरा है इसकी इच्छा। नीड और डिजायर, देखिए आवश्यकता किसे कहते हैं। आवश्यकता का मतलब होता है, आवश्यकता का मतलब होता है कि जो मूलभूत दैनिक जीवन में जिन आवश्यकताओं की हमें जरूरत पड़ती है, मान सकते हैं कि कपड़ा पहनने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, तो ये हमारी सारी आवश्यकताओं में आती है, ये सारी हमारी आवश्यकताओं में आती हैं। या मैं बोल सकता हूं कि दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं वो सारी नीड में आती हैं। लेकिन डिजायर की यदि मैं बात करूं, इच्छा की बात मैं करता हूं, तो इच्छा जो होती है ये आवश्यकता से बड़ी होती है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा ही क्या करती है, इस इच्छा से ही क्या बढ़ती है मार्केट में, मांग बढ़ती है। इच्छा से ही क्या बढ़ती है, मांग बढ़ती है। और जब मांग बढ़ जाती है, जब मांग बढ़ जाती है तो किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो परचेजिंग पावर है वो बड़ी हो जाती है, खरीदारी हो जाती है। बात नहीं समझ में आ रही। मेरा कहने का मतलब ये है, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। आवश्यकता का मतलब ये होता है, नीड का मतलब ये होता है कि हमें खाना खाना, खाने में हम कुछ भी खा लें, पूड़ी खा लें, दाल खा लें, कुछ भी नहीं। लेकिन इच्छा में हमारी एक इच्छा ऐसी है कि हम इच्छा में किसी बड़े होटल पर बैठकर खाना खाना, मटन से रोटी खाना या चिकन खाना, तो ये इच्छा ही किसको क्रिएट कर रही है, मांग को। इस इच्छा से ही हमारी क्या बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। क्या बढ़ रही है, परचेजिंग पावर। जैसे यदि मैं एक बात करता हूं, लेकिन जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। और जिस देश की जनसंख्या कम होती है, सुनते रहना भाई, जनसंख्या कम होती है तो उस देश की जनसंख्या की, जनता की क्या ज्यादा होंगी, इच्छा। और मैंने आपको बताया मांग हमेशा किस पर निर्भर करती है, इच्छा पर, नीड पर निर्भर नहीं करती। जिस देश की जनता की इच्छा सही होंगी, इच्छा ज्यादा होंगी, तो वहां पर मांग ज्यादा होगी। हमारे देश की जनसंख्या की आवश्यकता है, ना कि इच्छा। और अमेरिका देश की जनता की इच्छा ज्यादा है, इसलिए वहाँ डिमांड ज़्यादा है। और जब वहाँ डिमांड ज़्यादा है तो हम वस्तुओं की खरीदारी ज़्यादा होगी और वहाँ वो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी इच्छा ही मांग को क्रिएट करती है। मैंने इच्छा और इस पर थोड़ा सा
नीड पर, एक आवश्यकता पर थोड़ा सा एक नोट्स बनाया है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और है इसमें थोड़ा देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन है मांग का नियम, एक कई बार क्वेश्चन आता है मांग का नियम। इसको थोड़ा सा आप लोग हेडिंग डालिए, मांग का नियम। अब मैं इसको समझा देता हूं कि मांग का नियम क्या होता है। सबसे पहले जब मैं मांग की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में बायर आना चाहिए, क्रेता आना चाहिए। और जब मैं सप्लाई की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? विक्रेता आना चाहिए। देखिए, एक मांग वक्र बना लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। जरा देखिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने क्या पढ़ा, बस सिर्फ हम दुकानदार की बात करते हैं। 1 केजी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 किलोग्राम में है। और ये इसकी जो मात्रा है, मतलब किसी भी वस्तु की ये मात्रा बढ़ रही है, और उसका जो प्राइस है, इधर मैं कीमत बताता हूं, ये कीमत है, इधर मात्रा है। तो सबसे पहले इसकी मैं बात बताऊं, 10 केजी है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 70। तो इस एक्स पर तो मात्रा बढ़ रही है, इस एक्स पर कीमतें बढ़ रही हैं। जरा देखिए, पहले आप इसमें क्रेता की सोच को देख लेना है कि वस्तु को खरीदते समय किसी भी क्रेता की सोच क्या होनी चाहिए। देखिए, वस्तु को खरीदते समय क्रेता की सोच क्या होती है? देखिए, वस्तु को खरीदते समय क्रेता की सोच यह होती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, सुनते रहना, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, देखिए ये कीमतों का ग्राफ है और ये मात्रा का ग्राफ है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, मात्रा कम होती है। कैसे? सपोज दैट यदि प्याज की कीमत 70 रुपए किलो है तो हम उस टाइम कम खरीदेंगे। जैसे जैसे प्याज की कीमत घटती चली जाएंगे तो हम भी अपनी मात्रा भी बढ़ाते चले जाएंगे। सिंपल इसी भाषा में देखो, यदि प्याज की कीमतें 80 रुपए किलो हैं तो हम मार्केट से आधा किलो प्याज से काम चलाएंगे। और यदि प्याज की कीमत निरंतर घट रही है तो हमें, यानी कि जो हमारे खाने पर या हमारे भोजन में सलाद है या प्याज का जो भी मतलब जो योगदान है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे उसकी कीमत, प्याज की कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे हम उसकी मात्रा को भी बढ़ा लेंगे। इसे ही हम मांग का नियम बोलते हैं। किस प्रकार से? जरा देखिए, ये इसमें एक मैं आपको ये बनवा रहा हूं, इसे कहते हैं मांग वक्र। इसे क्या कहते हैं? मांग वक्र। मांग वक्र या क्रेता वक्र। जरा देखिए, जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है, वैसे वैसे वस्तु की मात्रा बढ़ रही है। कैसे? थोड़ा सा आप लोग समझ लिए। देखो, पहले 60 रुपए किलो थी तो हम कितनी वस्तु लेके आते थे? 1 किलो। आज हमारी 50 रुपए किलो है तो कितनी वस्तु लेके आ रही? 2 रुपए किलो। आज हमारी 40 रुपए किलो है तो कितनी वस्तु लेके आ रही? 5 रुपए किलो। आज हमारी मतलब इसकी कीमत ये है 20 रुपए किलो है तो कितनी वस्तु लेके आ रही? 8 किलो। और आज हमारी 10 रुपए किलो है तो कितनी वस्तु लेके आ रहे? 9 रुपए किलो। तो इसको कहते हैं मांग वक्र। मांग वक्र। ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षाओं में। मांग वक्र, क्लियर। इसी को हम मांग वक्र कहते हैं, डिमांड कर्व बोला जाता है, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व। क्वेश्चन ये आएगा कि मांग और वक्र किसमें संबंध स्थापित करता है? वस्तु की कीमत में और वस्तु की मात्रा में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसी को हम मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र किसमें संबंध स्थापित करता है? वस्तु की कीमत में और वस्तु की मात्रा में। 1 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन एक और है, मांग का जो नियम होता है, थोड़ा सा मांग का नियम लिख लीजिए। मैं इसे थोड़ा बिटान दूं, आपने उतार लिया हो तो। अब थोड़ा मांग का नियम और सीख लें। मांग का नियम, मांग का नियम ये होता है, मांग का नियम बराबर डिमांड ये मांग का नियम है। ये याद करके जाना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मांग मतलब जो इनवर्स, मांग इनवर्स 1/y प्राइस। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे वस्तु की जब कीमत बढ़ेगी, वस्तु की यदि कीमत बढ़ेगी तो उसकी मतलब मात्रा अथवा मांग, उसकी मात्रा कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत बढ़ेगी तो कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये नियम है। अभी मुझे आशा है कि ये कुछ कम समझ में आया होगा। थोड़ा सा यही क्वेश्चन तैयार कर लेना। खरीदते समय किसी भी व्यक्ति की सोच क्या होती है, उसकी सोच का वक्र है मांग इनवर्स 1/y प्राइस, मतलब कीमत या मात्रा, ऐसा मान सकते हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसको हम मांग का नियम कहते हैं। अब दूसरा, बस मैंने आज आपको थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में कुछ ये कठिन या थोड़ा सा एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन कराए हैं। जय हिंद, जय भारत।